मानव जनन। जैसा कि आप जानते हैं, मानव लैंगिक रूप से जनन करने वाले और सजीव प्रजक या जरायुज प्राणी है। मानव में जनन परिघटना के अंतर्गत युग्मकों की रचना युग्म जनन अर्थात पुरुषों में शुक्राणु तथा स्त्री में अंडाणु का बनना, स्त्री जनन पथ में शुक्राणुओं का स्थानांतरण बहिर्निषेचन और पुरुषों तथा स्त्रियों के युग्मकों का संलयन निषेचन जिसके कारण युग्मनज जाइगोट का निर्माण होता है शामिल हैं। इसके बाद कोर कपपुटी ब्लास्टोसिस्ट की रचना तथा परिवर्धन और इसका गर्भाशय की दीवार से चिपक जाना, अंतरोपण, भ्रूणीय परिवर्धन, गर्भाविधि और शिशु के जन्म प्रवश की प्रक्रिया घटित होती है। आपने पढ़ा है कि ये जनन घटनाएं यौवन आरंभ के पश्चात संपन्न होती हैं। पुरुष और स्त्री के बीच महत्वपूर्ण रूप से जनन घटनाएं होती हैं। उदाहरण के लिए एक वृद्ध पुरुष में भी शुक्राणु बनना जारी रहता है, लेकिन स्त्रियों में अंडाणु की रचना 50 वर्ष की आयु के लगभग समाप्त हो जाती है। आइए हम मानव में स्त्री और पुरुषों के जनन तंत्रों की चर्चा करते हैं। पुरुष जनन तंत्र शरीर के श्रेणी क्षेत्र पेल्वियस रीजन में स्थित होता है। चित्र 3.1 और इसके अंतर्गत एक जोड़ी विसरण सहायक नलिका के साथ साथ एक जोड़ी ग्रंथि यहाँ तथा बाह्य जननेंद्रियां शामिल होती हैं। शरीर में विसरण उदार गुहा के बाहर एक थैली थानी में स्थित होता है जिसे विसरण कोश स्क्रोटम कहते हैं। विसरण कोश विसरण के तापमान को शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम रखने में सहायक होता है, जो शुक्राणु के लिए आवश्यक है। वयस्कों में प्रत्येक विसरण अंडाकार होता है जिसकी लंबाई लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। विसरण सघन आवरण से ढका रहता है। प्रत्येक विसरण में लगभग 250 कक्ष होते हैं जिन्हें विसरण पालिका टेस्टिकुलर लिब्यूलस कहते हैं। चित्र 3.1 ब में प्रत्येक विसरण पालिका के अंदर 1 से लेकर 3 अधिकुंडलित शुक्रजनक नालिकाएं सोमिनिफेरस ट्यूबिल्स होती हैं जिनमें शुक्राणु पैदा किए जाते हैं। प्रत्येक शुक्रजनक नालिका का भीतरी भाग 2 प्रकार की कोशिकाओं से आच्छादित होती है जिन्हें नर जर्म कोशिकाएं शुक्राणुजन स्पर्मेटोगिनिया और सर्टोली कोशिकाएं कहते हैं। चित्र 3.2 में नर जर्म कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन या अर्धसूत्रण के फलस्वरूप शुक्राणु का निर्माण करती हैं, जबकि सर्टोली कोशिकाएं जर्म कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती हैं। शुक्र जनन नालिकाओं के बाहरी क्षेत्र को अंतराली अवकाश इंटरस्टिशियल स्पेम कहा जाता है। इसमें प्रत्येक छोटी छोटी रुधिर वाहिकाएं और अंतराली कोशिकाएं इंटरस्टिशियल सेल्स या लीडिंग कोशिकाएं इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं। चित्र 3.2 लीडिंग कोशिकाएं पुंजन एड्रोजन नामक विसरण हार्मोन संश्लेषित व स्रावित करती हैं। यहाँ पर कुछ अन्य कोशिकाएं भी होती हैं जो प्रतिरक्षात्मक कार्य करने में सक्षम होती हैं। पुरुष लिंग सहायक नालिकाओं के अंतर्गत विसरण जालिकाएं रेट टेस्टिस, शुक्र वाहिकाएं वाई इफेरेंसिया, अधिविसरण इपिडिडिमिस और शुक्रवाहक वास डेफरेंस। चित्र 3.1 में मूत्र वाहिनी शुक्राशय मूत्राशय शुक्रवाहक पुरुस्त्र प्रोस्टेट शीशन लिंग मूत्र मार्ग शीशन मुंड अग्रछ रसंखनी वाहिनी मलाशय गुदा विसरण कोश कदमूत्र पथ ग्रंथि। पुरुष जनन तंत्र को दर्शाने वाली श्रेणी क्षेत्र का रेखीय काट प्रदर्शित किया गया है। मूत्र वाहिनी शुक्रवाहक मूत्राशय शुक्राशय प्रोस्टेट पुरस्थ कंदमूत्र पथ मूत्र मार्ग विसरण अग्रच्छद शीशन मुंड अधिविसरण शुक्रवाहिका विसरण जालिका और विसरण
पालिकाएं। पुरुष जनन तंत्र का आरेखीय दृश्य आंतरिक संरचनाओं की दर्शाने के लिए विसरण का अनुदैर्ध्य काट प्रदर्शित किया गया है। वास अंतरालीय कोशिकाएं शुक्राणुजन इस इस स्पर्मेटोगेनिया स्मर स्पर्म स्पर्मटोगेनिया शुक्राणु स्टेली कोशिकाएं शुक्र जनक नालिकाओं के आखिरी काट का एक दृश्य होते हैं। चित्र 3.1 ब विसरण की शुक्र जनक नालिकाएं विसरण नालिका के माध्यम से शुक्रवाहिकाओं में खुलती हैं। यह शुक्रवाहिका विसरण से चलकर अधिविसरण में खुलती हैं, जो प्रत्येक विसरण के पश्च सतह पर स्थित होती हैं। यह अधिविसरण शुक्रवाहक की ओर बढ़ते हुए उदर की ओर ऊपर जाती हैं और मूत्राशय के ऊपर की ओर लूप बनाती हैं। इसमें शुक्राशय से एक वाहिनी आती है और मूत्र मार्ग में श्रृंखलीय वाहिनी के रूप में खुलती हैं। चित्र 3.1 और ये नालिकाएं विसरण से प्राप्त शुक्राणुओं का भंडारण तथा मूत्र मार्ग से इनका बाहर स्थानांतरण करती है। मूत्र मार्ग मूत्राशय से निकलकर पुरुष के शीशन पेनिस के माध्यम से गुजरता हुआ बाहर की ओर एक छिद्र के रूप में खुलता है, जिसे मूत्राशय मुख यूरेथ्रल मीएटस कहते हैं। शीशन पुरुष की बाहरी जननेंद्रिय है। चित्र 3.1 और ब यह विशेष प्रकार के ऊतकों का बना होता है, जो शीशन के उद्घर्षण या उठान इरेक्शन में सहायता प्रदान कर वही सेचन इसेमिनेशन को सुगम बनाता है। शीशन का अंतिम वर्धित भाग शीशन मुंड ग्लांस पेनिस कहलाता है, जो एक ढीली त्वचा से ढका होता है, जिसे अग्रच्छद फोरे स्किन कहते हैं। फोरे स्किन पुरुष लिंग की सहायक ग्रंथियों। चित्र 3.1 और ब के अंतर्गत एक जोड़ी शुक्राशय, एक पुरुरस्थ प्रोस्टेट ग्रंथि तथा एक जोड़ी बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथियां शामिल होती हैं। इन ग्रंथियों का स्राव शुक्रीय सेमिनल प्लाज्मा का निर्माण करता है, जो फ्रुक्टोज फल शर्करा कैल्शियम तथा कुछ प्रकीर्णन एंजाइम से भरपूर होता है। वल्वो यूरेथ्रल ग्रंथियों का स्राव मैथुन के दौरान शीशन में स्नेहक ल्यूब्रिकेशन प्रदान करने में भी सहायक होता है। गर्भाशय मूत्राशय जघन सघान मूत्र मार्ग भंग सेप बृहत भगोष्ठ लघु भगोष्ठ योनि द्वार गर्भाशय ग्रीवा मलाशय योनि अगुदा। स्त्री श्रेणी प्रदेश का जनन तंत्र दर्शाने वाला आरेखीय कार्ड प्रदर्शित किया गया है। 3.3 अ में स्त्री जनन तंत्र। स्त्री जनन तंत्र के अंतर्गत एक जोड़ी अंडाशय ओवरी के साथ साथ एक जोड़ी अंड वाहिनी ओविडक्ट, एक गर्भाशय यूटेरस, एक गर्भाशय ग्रीवा सर्विक्स तथा एक योनि वेजाइन और बाह्य जननेंद्रियां एक्सटर्नल जेनिटेलिया। चित्र 3.3 और शामिल होते हैं, जो श्रेणी क्षेत्र में होते हैं। जनन तंत्र के ये सभी अंग एक जोड़े स्तन ग्रंथियों मेमरी ग्लैंड्स के साथ संरचनात्मक तथा क्रियात्मक रूप से संयोजित होती हैं। गर्भाशय बुघ्न फंडस, गर्भाशय गुहा, गर्भाशय अंतःस्तर, गर्भाशय पेशी स्तर, परिऋग्भागाशय, संकीर्ण पथ, इस्थमस, एम्पुला, तुम्बिका, कीप, अंडवाहिनी नालिका, डिंब ग्रंथि, अंडाशय छिल्लरी, गर्भाशय ग्रीवा, ग्रीवा नाल योनि। स्त्री जनन तंत्र का आरेखीय काट दृश्य, जिसके फलस्वरूप अंडो उत्सर्ग, ओवयूलेशन, निषेचन, फर्टिलाइजेशन, सगर्भता, प्रेगनेंसी, शिशु जन्म तथा शिशु की देखभाल की प्रक्रियाओं में सहायता मिलती है। अंडाशय स्त्री के प्राथमिक लैंगिक अंग है, जो स्त्री युग्मक अंडाणु
और कई एस्टेरॉइड हार्मोन अंडाशयी हार्मोन उत्पन्न करते हैं। उदर के निचले भाग के दोनों ओर एक एक अंडाशय स्थित होता है। चित्र 3.3 ब प्रत्येक अंडाशय की लंबाई 2 से 4 सेंटीमीटर के लगभग होती है और यह श्रेणी भित्ति तथा गर्भाशय से स्नायुओं लिगामेंट्स द्वारा जुड़ा होता है। प्रत्येक अंडाशय एक पतली उपकला एपिथीलियम से ढका होता है जो कि अंडाशय पिटिका ओवेरियन स्ट्रोमा से जुड़ा होता है। यह पिटिका दो क्षेत्रों, एक परिधि वलकुट पेरिफेरल कॉर्टेक्स और एक आंतरिक मध्यांश मेडुला में विभक्त होता है। अंडवाहिनियां, डिंब वाहिनियां, नालिका, फेरोपियन नालिका, गर्भाशय तथा योनि मिलकर स्त्री सहायक नालिकाएं बनाती हैं। प्रत्येक डिंब वाहिनी नली लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती हैं जो प्रत्येक अंडाशय की परिधि से चलकर गर्भाशय तक जाती हैं। चित्र 3.3 ब अंडाशय के ठीक पास डिंब वाहिनी का हिस्सा कीप के आकार का होता है जिसे कीपक इन्फंडिबुलम कहा जाता है। इस कीप के किनारे अंगुली सदृश प्रेक्षक प्रोजेक्शन होते हैं जिसे झालर फ्रिम्बी कहते हैं। अंडोत्सर्ग के दौरान अंडाशय से उत्सर्जित अंडाणु को संग्रह करने में ये झालर सहायक होते हैं। कीप आगे चलकर अंडवाहिनी के एक जोड़े भाग में खुलता है जिसे तुम्बिका एम्पुला कहते हैं। अंडवाहिनी का अंतिम भाग संकीर्ण पथ इस्थमस में एक संकरीय अवकाशीय ल्यूमेन होती है जो गर्भाशय को जोड़ती है। गर्भाशय केवल एक होती है और इसे बच्चेदानी बुम्ब भी कहते हैं। गर्भाशय का आकार उल्टी रखी गई नाशपाती जैसी होती है। यह श्रेणी भित्ति से स्नायुओं द्वारा जुड़ा होता है। गर्भाशय एक पतली ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। ग्रीवा की गुहा को ग्रीवा नाल सर्वाइकल केनाल कहते हैं। चित्र 3.3 ब जो योनि के साथ मिलकर जन्मनाल बर्थ केनाल की रचना करती है। गर्भाशय की भित्ति ऊतकों की 3 परत वाली होती है। बाहर पतली झिल्ली में अस्तर को परिगर्भाशय पेरीमेट्रियम, मध्य मोटी चिकनी पेशी अस्तर को गर्भाशय पेशी अस्तर मायोमेट्रियम और आंतरिक ग्रीथिल अस्तर को गर्भाशय अंतः स्तर एंडोमेट्रियम कहते हैं जो गर्भाशय गुहा को स्तरित करती है। अर्धचक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान गर्भाशय के अंत स्तर में चक्रीय परिवर्तन होता है। जब गर्भाशय पेशी स्तर में प्रवेश के समय काफी तेज संकुचन होते हैं। स्त्री के बाह्य जननेंद्रियों के अंतर्गत जंघनशैल, मयोस प्यूबिस, बृहद भगोष्ठ लेबिया मेजोरा, लघु भगोष्ठ लेबिया माइनोरा, योनिच्छंद हाइमेन और भगसेप क्लाइटोरिस आदि होते हैं। चित्र 3.3 और जघनशैल वाष्मय ऊतकों से बनी एक गद्दी सी होती है जो त्वचा और जघन बालों से ढकी होती हैं। बृहद भगोष्ठ ऊतकों का मसल वलन फोल्ड है जो जघनशैल से नीचे तक फैले होते हैं और योनि द्वार को घेरे रहते हैं। लघु भगोष्ठ ऊतकों का एक जोड़ा वलन होता है और यह बृहद भगोष्ठ के नीचे स्थित होता है। योनि का द्वार प्रायः एक पतली झिल्ली जिसे योनिच्छिद्र कहते हैं वसा, स्तन पाली, स्तन कोपिका, स्तन नालिका, एम्पुला, तुम्बिका, दुग्धवाहिनी, चूचुक, स्तन नाग्र, निप्पल, एरियोला, चूचुक पृष्ठ, परसुका, पसली, परसुकाओं के बीच की पेशियां, बृहद अंश पेशी, पेक्टोरेलिस मेजर। स्तन ग्रंथि का आरेखीय काट का दृश्य प्रदर्शित किया गया है कहते हैं से आंशिक रूप से ढका होता है। भग शेप एक छोटी सी उंगली जैसी संरचना होती है जो मूत्र द्वार के ऊपर दो बृहद भगोष्ठी के ऊपर मिलन बिंदु के पास स्थित होती है। योनि छद्म प्रायः पहले मैथुन संभोग के दौरान फट जाता है। हालांकि यह आवरण कभी कभी तेज धक्के या अचानक गिरने से भी फट जाता है। इसके अलावा योनि टेम्पान को घुसेड़ने या फिर घोड़े पर चढ़ने या साइकिल चलाने आदि खेल कूद के
सक्रिय भागीदारी से भी फट जाता है। कुछ औरतों का योनि छद संभोग के बाद भी बना रहता है, इसीलिए योनि छद के होने अथवा न होने की बात को किसी स्त्री के कौमार्य, वर्जिनिटी या यौन अनुभव का वास्तविक सूचक नहीं माना जाना चाहिए। कार्यशील स्तन ग्रंथि सभी मादा स्तनधारियों का अभिलक्षण है। स्तन ग्रंथियां स्तन युग्म संरचना है जिनमें ग्रंथिल ऊतक और विभिन्न मात्रा में वसा होते हैं। प्रत्येक स्तन का ग्रंथिल ऊतक 15 से 20 स्तन पालियों मेमरी लोब्स में विभक्त होता है। इसमें कोशिकाओं के गुच्छ होते हैं जिन्हें कूपिका कहते हैं। चित्र 3.4 कूपिकाओं की कोशिकाओं से दुग्ध स्रावित होता है और जो कूपिकाओं की गुहाओं अवकाशिकाओं में एकत्र होता है। कूपिकाएं स्तन नालिकाओं में खुलती हैं। प्रत्येक पाली की नालिकाएं मिलकर स्तन वाहिनी मेमरी डक्ट्स का निर्माण करती हैं। कई स्तन वाहिनियां मिलकर एक बृहद स्तन तुम्बिका बनाती हैं जो दुग्ध वाहिनी लैक्टिफेरस डक्ट से जुड़ी होती हैं, जिससे दूध स्तन से बाहर निकलता है। युग्मक जनन प्राथमिक लैंगिक अंग पुरुषों में विसरण और स्त्रियों में अंडाशय युग्म जनन गैमीटोजेनिसिस विधि द्वारा क्रमशः नर युग्मक यानी शुक्राणु और मादा युग्मक यानी अंडाणु उत्पन्न करते हैं। विसरण में अपरिपक्व नर जर्म कोशिकाएं शुक्राणुजन स्पर्मेटोगिनिया बहुवचन एकवचन स्पर्मोगोटिनियम शुक्रजनन स्पर्मेटोजेनिसिस द्वारा शुक्राणु उत्पन्न करती हैं जो कि किशोरावस्था के समय शुरू होती हैं। शुक्रजनन नालिकाओं सेमिनिफेरस ट्यूबुलस की भीतरी भित्ति में उपस्थित शुक्राणु जन समसूत्री विभाजन माइटोटिक डिवीजन द्वारा संख्या में वृद्धि करते हैं। प्रत्येक शुक्राणु जन द्विगुणित होता है और इसमें 46 गुणसूत्र क्रोमोसोम होते हैं। प्रत्येक शुक्राणुजनों में समय समय पर अर्धसूत्री विभाजन या अर्धसूत्रण मियोटिक डिवीजन होता है, जिनको प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका प्रथम अर्धसूत्री विभाजन न्यूनकारी विभाजन को पूरा करते हुए दो समान अगुणित कोशिकाओं की रचना करते हैं, जिन्हें द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। इस प्रकार उत्पन्न प्रत्येक कोशिका में 23 गुणसूत्र होते हैं। द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं दूसरे अर्धसूत्री विभाजन से गुजरते हुए 4 बराबर अगुणित शुक्राणु प्रसू स्पर्मेटिड्स पैदा करते हैं। चित्र 3.5 शुक्राणु प्रसूओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होनी चाहिए? शुक्राणु प्रसू रूपांतरित होकर शुक्राणु स्पर्मटोजुआ स्पर्म बनाते हैं और इसी प्रकार की शुक्राणु जनन स्पर्मियोजेनेसिस कहा जाता है। शुक्राणु जनन के पश्चात शुक्राणु शीर्ष सर्टोली कोशिकाओं में अंतः स्थापित इम्बेडेड हो जाता है और अंत में जिस प्रक्रिया द्वारा शुक्राणु जनक नालिकाओं से मोचित रिलीज होते हैं उस प्रक्रिया को वैरिसेचन स्पर्मिएशन कहते हैं। शुक्र जनन प्रक्रिया किशोरावस्था यौन आरंभ से होने लगती हैं, क्योंकि इस दौरान गैनोट्रोपियन रिलीजिंग हार्मोन GnRH के स्रावण में काफी वृद्धि हो जाती है। आपको याद होगा कि यह एक अधचेतक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है। गैनोट्रोपियन रिलीजिंग हार्मोन के स्तर में वृद्धि के कारण यह अग्रपीयूष ग्रंथि एंटीरियर प्यूटरी ग्लैंड पर कार्य करता है तथा 2 गैनोट्रोपियन हार्मोन पित्त पिंडकार ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH और पोदद्वीपिक हार्मोन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH के स्रावण को उद्दीपित करता है। LH लीडिंग कोशिकाओं पर कार्य करता है और पुंजनों एड्रोजेंस के संश्लेषण और स्रावण को उद्दीपित करता है। इसके बदले में पुंजन शुक्राणु जनन की प्रक्रिया को उद्दीपित करता है।
FSH सर्टुली कोशिकाओं पर कार्य करता है और कुछ घटकों के स्रावण को उद्दीपित करता है जो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में सहायता करते हैं। आइए हम एक शुक्राणु की संरचना की जांच करें। यह एक सूक्ष्मदर्शी संरचना है जो एक शीर्ष हेड, ग्रीवा नेक, एक मध्य खंड मिडल्स पीस और एक पूंछ। चित्र 3.5 शुक्र जनन कोशिकाओं नालिकाओं वर्धित के आरेखीय काट का एक दृश्य दिखाई गई है। शुक्राणु, शुक्राणु पूर्व, शुक्राणु प्रसू, द्वितीयक शुक्राणु कोशिका, प्राथमिक शुक्र कोशिका, सर्टोली कोशिका और शुक्राणु जनन की। चित्र 3.5 टेली टेली की बनी होती है। चित्र 3.6 एक प्लाज्मा झिल्ली शुक्राणु की पूरी काया बॉडी को आवृत्ति किए रहती है। शुक्राणु के शीर्ष में एक दीर्घकृति इलागेटेड अगुणित केंद्रक हेप्लॉयड न्यूक्लियस होता है तथा इसका अग्र भाग एक टेपीनुमा संरचना से आवृत होता है जिसे अग्रिपिंडक एक्रोसोम कहते हैं। यह अग्रिपिंडक उन प्रकीर्णों एंजाइमों से भरा होता है जो अंडाणु के निषेचन में मदद करते हैं। शुक्राणु के मध्य खंड में असंख्य सूत्रकणिकाएं माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं जो पूंछ को गति प्रदान करने के लिए ऊर्जा उत्पन्न करती हैं, जिसके कारण शुक्राणु को निषेचन करने के लिए आवश्यक गतिशील प्रदान करना सुगम बनाता है। मैथुन क्रिया के दौरान पुरुष 20 से 30 करोड़ शुक्राणु संकलित करता है। सामान्यतः उर्वरता आबद्धता से लगभग 60% शुक्राणु निश्चित रूप से सामान्य आकार और आकृति वाले होने चाहिए। इनमें से कम 40% आवश्यक रूप से सामान्य जनन क्षमता के लिए तीव्र गतिशीलता प्रदर्शित करते हैं। शुक्र जनन नालिकाओं से मोचित रिलीज्ड शुक्राणु सहायक नालिकाओं द्वारा वाहित ट्रांसपोर्ट होते हैं। शुक्राणुओं की परिपक्वता एवं गतिशीलता के लिए अधिविसरण शुक्र वाहक शुक्राशय तथा पुरास्त ग्रंथियों का स्रावण भी आवश्यक है। शुक्राणुओं के साथ साथ शुक्राणु प्लाज्मा मिलकर वहरी सीमेन बनाते हैं। पुरुषों की सहायक नालिकाओं और ग्रंथियों के कार्य को विसरण हार्मोन एड्रोजेंस बनाए रखता है। एक परिपक्व मादा युग्म के निर्माण की प्रक्रिया को अंडज ऊर्जेनेसिस कहते हैं, जो कि पुरुषों के शुक्राणु जनन से स्पष्ट रूप से भिन्न है। अंड जनन की शुरुआत भ्रूणीय परिवर्धन चरण के दौरान होती है, जब कई मिलियन मातृ युग्मक कोशिकाएं यानी अंड जननी गुनिया प्रत्येक भ्रूण अंडाशय के अंदर विनिर्मित होती हैं। जन्म के तुरंत अंडा जननी का निर्माण और उसकी वृद्धि नहीं होती है। इस कोशिकाओं में विभाजन शुरू हो जाता है और अर्धसूत्री विभाजन के पूर्वावस्था एक प्रोफेज 1 में प्रविष्ट होती हैं और इस अवस्था में अस्थायी तौर पर अवरुद्ध रहती हैं। इन्हें प्राथमिक अंडक प्राइमरी ऊर्साइटस कहते हैं। इसके बाद प्रत्येक प्राथमिक अंडक कणिकामय कोशिकाओं ग्रेनुलोसा सेलस की परत से आवृत्ति होती हैं और इन्हें प्राथमिक पुटक प्राइमरी फॉलिकिल कहा जाता है। चित्र 3.7 एक प्रक्रिया द्वारा इन पुटकों की भारी। चित्र 3.6 शुक्राणु की संरचना। जीव द्रव्य कला। प्लाज्मा झिल्ली, अग्र पिंडक, शीर्ष केंद्र युक्त गुणसूत्री पदार्थ, ग्रीवा, मध्य खंड, सूत्रकणिका, माइटोकॉन्ड्रिया, तैरने के लिए ऊर्जा का स्रोत और पूंछ या पूंछ शुक्राणु की संरचना है। रुधिर वाहिकाएं। प्राथमिक पुटिक, तृतीयक पुटिक गह्वर दर्शाता हुआ ग्राफी पुटिका, अंडाणु पित्त पिंडक, कार्पस ल्यूटियम। अंडाशय के आरेखीय काट का दृश्य 3.7 में दिखाई गई है। शुक्राणुजन यौन आरंभ पर सुरक्षित विभेदन। प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं, प्राथमिक अर्धसूत्री विभाजन, द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं, द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन, शुक्राणु प्रसू, शुक्राणु पूर्व विभेदन, शुक्राणु यौन आरंभ पे प्रति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 46,
अंडा जननी सूत्री विभाजन विभेदन। प्राथमिक अंडक, पहला अंडक, अर्धसूत्री विभाजन, अंडोत्सर्ग के पूर्व समाप्त। द्वितीयक अंडक, अंडाणु, प्राथमिक अंडाणु से गर्भ जीवन, जन्म, बाल्यावस्था, यौन अवस्था। प्राथमिक ध्रुवीय पिंड, द्वितीयक ध्रुवीय पिंड, प्रौढ़ जनन, आयु 23 और 23। शुक्र जनन और अंडज जनन का आरेखीय निरूपण अ और ब में दिखाई गई है। मात्रा में जन्म से यौवन तक ह्रास होता रहता है। इसीलिए यौनारंभ के समय प्रत्येक अंडाशय में केवल 60,000 से 80,000 प्राथमिक पुटक ही शेष बचते हैं और प्राथमिक पुटक कणिकामय कोशिकाओं के और अधिक परतों से आवृत हो जाते हैं तथा एक और नए प्रवर्थिकल स्तर से घिर जाते हैं, जिसे द्वितीयक पुटक कहते हैं। यह द्वितीयक पुटक जल्द ही एक तृतीय पुटक में परिवर्तित हो जाता है, जिसकी तरल से भरी गुहा को गह्वर स्ट्रम कहा जाता है। यह इसका एक विशिष्ट लक्षण है। प्रवरक स्तर थीका लेयर अंत प्रवरक थीका इंटरना और बाह्य प्रवरक थीका एक्सटर्ना में गठित होता है। इस समय आपका ध्यान इस ओर खींचना महत्वपूर्ण होगा कि तृतीयक पुटक के भीतर प्राथमिक अंडक के आकार में वृद्धि होती है और इसका पहला अर्धसूत्री विभाजन पूरा होता है। यह एक असमान विभाजन है, जिसके फलस्वरूप वह बृहत अगुणित द्वितीयक अंडक तथा एक लघु प्रथम ध्रुवीय पिंडक की रचना होती है। चित्र 3.8 ब द्वितीयक अंडक प्राथमिक अंडक के पोषक से भरपूर कोशिका प्रद्रव्य साइटोप्लाज्मा की मात्रा को संचित रखती है। क्या आप इसके किसी लाभ के बारे में सोच सकते हैं? क्या पहले अर्धसूत्री विभाजन से उत्पन्न प्रथम ध्रुवीय पिंड में और अधिक विभाजन होता है या इसमें ह्रास हो जाती है? वर्तमान में हम इसके बारे में सुनिश्चित रूप से बहुत कुछ नहीं कह सकते। तृतीयक पुटक आगे चलकर परिपक्व पुटक या ग्राफी पुटक ग्राफियन फॉलिकल में परिवर्तित हो जाता है। चित्र 3.7 द्वितीयक अंडक अपने चारों ओर एक नई झिल्ली का निर्माण करता है, जिसे पारदर्शी अंडावरण जोना पेल्यूसिडा कहते हैं। अब ग्राफीय पुटक फटकर द्वितीयक अंडक अंडाणु को अंडाशय से मोचित करता है। इस प्रक्रिया को अंडोत्सर्ग ओव्यूलेशन कहा जाता है। क्या आप शुक्र जनन और अंडा जनन के बीच प्रमुख अंतरों को पहचान सकते हैं? यहाँ पर शुक्र जनन और अंडा जनन के बारे में नीचे एक आरेखीय प्रस्तुति दी गई है। चित्र 3.8 अ और ब प्रस्तुत किए गए हैं। FSHLH पीयूष हार्मोन स्तर पर दिखाई गई हैं। अंडाशयी घटनाएं: वर्धन पुटक, परिपक्व पुटक, अंडोत्सर्ग, वर्धनशील पीत पिंड, हाँसी पित्त। अंडाशयी हार्मोन स्तर पे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। गर्भाशय घटनाएं: रजोदर्शन या मासिक धर्म या माहवारी। दिवस 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3 से 1। ऋतुस्राव, रोजा धर्म, पुट्टिका प्रावस्था, प्रचुरोद्भवन प्रावस्था, स्रावी प्रावस्था। अगले चक्र का आरंभ 29 दिन बाद। आर्तव चक्र के दौरान विभिन्न घटनाओं का आरेखीय निरूपण दिखाया गया है। आर्तव चक्र मादा प्राइमेटों यानी बंदर, कपी एवं मनुष्य आदि में होने वाले जनन चक्र को आर्तव चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल या सामान्य जनों की भाषा में मासिक धर्म या माहवारी कहते हैं। प्रत्येक ऋतुस्राव, रजोधर्म, मेंस्ट्रुएशन की शुरुआत यौनारंभ पर शुरू होती है, जिसे रोज दर्शन मेनर्क कहते हैं। स्त्रियों में यह आवर्त चक्र प्राय 28-29 दिनों की अवधि के बाद दोहराया जाता है। इसीलिए एक रजोधर्म से दूसरे रजोधर्म के बीच घटना चक्र को आर्तव चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है।
प्रत्येक आवर्त चक्र के मध्य में एक अंडाणु उत्सर्जित किया जाता है या अंडोत्सर्ग होता है। आवर्त चक्र की प्रमुख घटनाएं को चित्र 3.9 में दर्शाया गया है। आवर्त चक्र की शुरुआत आवर्त प्रावस्था से होती है, जब रक्तस्राव होने लगता है। यह रक्तस्राव 3 से 5 दिन तक जारी रहता है गर्भाशय से। इस रक्तस्राव का कारण गर्भाशय की अंतःस्तर परत और उसकी के रक्तवाहिनियों के नष्ट होना है, जो एक तरल का रूप धारण करता है और योनि से बाहर निकलता है। रजोधर्म तभी आता है जब मोचित अंडाणु निषेचित नहीं हुआ हो। रज्जुधर्म की अनुपस्थिति गर्भधारण का संकेत है, यद्यपि इसके अन्य कारण जैसे तनाव, निर्बल स्वास्थ्य आदि भी हो सकते हैं। आर्तव प्रावस्था के बाद पुट्टिका प्रावस्था आती है। इस प्रावस्था के दौरान गर्भाशय के भीतर के प्राथमिक पुटक में वृद्धि होती है और यह एक पूर्ण ग्राफी पुटक बन जाता है तथा इसके साथ साथ गर्भाशय में प्रचुर भवन प्रोलिफेरेशन के दौरान गर्भाशय अंतःस्तर पुनः पैदा हो जाता है। अंडाशय और गर्भाशय के ये परिवर्तन पीयूष ग्रंथि तथा अंडाशयी हार्मोन की मात्रा के स्तर में बदलाव को प्रेरित होते हैं। चित्र 3.9 पुटक प्रावस्था के दौरान गैनोड्रोट्रोफिन LH एंड FSH का स्राव धीरे धीरे बढ़ता है। यह स्राव पुटक परिवर्धन के साथ साथ वर्धमान पुटक द्वारा एस्ट्रोजन के स्रावण को उद्दीपित करता है। LH एंड तथा FSH दोनों ही आवर्त चक्र के मध्य लगभग 14 दिन अपनी उच्चतम स्तर को प्राप्त करते हैं। मध्य चक्र के दौरान LH का तीव्र श्रवण जब अधिकतम स्तर पर होता है तो इसे LH सर्ज कहा जाता है। यह ग्राफ पुट्टिका को फाटने के लिए प्रेरित करता है, जिसके कारण अंडाणु मोचित हो जाता है, यानी अंडोत्सर्ग ओवुलेशन होता है। अंडोत्सर्ग के पश्चात पित्त प्रावस्था होती है, जिसे के दौरान ग्राफी पुटक का शेष बचा हुआ भाग पित्त पिंडक कार्पस ल्यूटियम का रूप धारण कर लेता है। चित्र 3.9 यह पित्त पिंड भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरोन स्रावित करता है, जो कि गर्भाशय अंतःस्तर को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इस प्रकार गर्भाशय अंतःस्तर निषेचित अंडाणु के अंतरोपण, इम्प्लांटेशन तथा सगर्भता की अन्य घटनाओं के लिए आवश्यक है। सगर्भता के दौरान आर्तव चक्र की सभी घटनाएं बंद हो जाती हैं, इसीलिए इस समय रजोधर्म नहीं होता। जब निषेचन नहीं होता है तो पित्त पिंड में ह्रास होता है और यह अंतःस्तर का विखंडन करता है, जिससे कि फिर से रजोधर्म का नया चक्र शुरू हो जाता है, यानी माहवारी पुनः होती है। स्त्री में यह आर्तव चक्र 50 वर्ष की आयु के लगभग बंद हो जाता है। इस स्थिति को रज्जु निवृत्ति मिनीपॉज कहा जाता है। इस प्रकार रज्जु दर्शन से लेकर रज्जु निवृत्ति की अवस्था में चक्रीय रज्जुधर्म सामान्य जनन अवधि का सूचक है। निषेचन एवं अंतरोपण स्त्री एवं पुरुषों के संभोग मैथुन के दौरान शीशन द्वारा शुक्र वीर्य स्त्री के योनि में छोड़ा जाता है, यानी सेचन होता है। गतिशील शुक्राणु तेजी से तैरते हुए गर्भाशय ग्रीवा से होकर गर्भाशय में प्रवेश करते हैं और अंततः अंडवाहिनी नली में तुम्बिका एपुला क्षेत्र तक पहुंचते हैं। चित्र 3.11 इसी बीच अंडाशय द्वारा मोचित अंडाणु भी तुम्बिका क्षेत्र तक पहुंच जाता है, जहां निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। निषेचन तभी हो सकता है यदि अंडाणु तथा शुक्राणु दोनों एक ही समय में तुम्बिका क्षेत्र पर पहुंच जाएं। यही कारण है जिससे कि सभी संभोग क्रियाएं निषेचन व संघभरता की स्थिति में नहीं पहुंच पाती हैं। आवर्त चक्र के दौरान स्वच्छता। आर्तव
चक्र के दौरान स्वच्छता बनाए रखना अति आवश्यक है। प्रतिदिन स्नान करें व स्वयं को साफ रखें। हमेशा सैनिटरी नैपकिन अथवा घर पर तैयार किए गए कपड़े के पैड इत्यादि का उपयोग करें। आवश्यकता अनुसार हर 4 से 5 घंटे में नैपकिन अथवा घर पर तैयार किए गए कपड़े के पैड को बदलें। उपयोग किए हुए नैपकिन अथवा घर पर तैयार किए गए कपड़े के पैड को कागज के लिफाफे में लपेटकर उचित कचरा पात्र में डालें। वह शौचालय की जल निकास नली अथवा इधर उधर न फेंकें। साबुन से हाथ धोएं। शुक्राणु शुक्राणु अरिय त्रिटी कोरोना एडिएटा की कोशिकाएं जोना पेलुसिडा अंडाणु और पिरिपितिक कुछ शुक्राणुओं द्वारा घिरा हुआ अंडाणु का दृश्य दिखाई गई है। ये बीच में अंडाणु और बगल से शुक्राणु घेर रखा है। शुक्राणु के साथ एक अंडाणु के संलयन की प्रक्रिया को निषेचन फर्टिलाइजेशन कहते हैं। निषेचन के दौरान एक शुक्राणु अंडाणु के पारदर्शी अंडावरण जोना पेल्यूसिडा स्तर के संपर्क में आता है। चित्र 3.10 और अतिरिक्त शुक्राणुओं के प्रवेश को रोकने हेतु उसके उक्त स्तर को बदलाव प्रेरित करता है। इस प्रकार यह सुनिश्चित हो जाता है कि एक अंडाणु को केवल एक ही शुक्राणु निषेचित कर सकता है। अग्र पिंडक का श्रवण शुक्राणु की पारदर्शी अंडावरण के माध्यम से अंडाणु के कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्मा तथा प्लाज्मा भित्ति में प्रवेश करने में मदद करता है। यह द्वितीयक अंडक के अर्धसूत्री विभाजन को प्रेरित करता है। दूसरा अर्धसूत्री विभाजन भी असमान होता है और इसके फलस्वरूप द्वितीयक ध्रुवीय पिंड सेकेंडरी पोलर बॉडी की रचना होती है और एक अगुणित अंडाणु डिम्बाणु प्रसू या उओटिड बनाता है। शीघ्र ही शुक्राणु का अंडाणु के अगुणित केंद्रक के साथ संलयन फ्यूजन होता है जिससे कि द्विगुणित युग्मनज जाइगोट की रचना होती है। एक युग्मनज में कितने गुणसूत्र होते हैं, हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि इसी चरण में शिशु के लिंग का निर्धारण यानी लड़का या लड़की का होना निश्चित हो जाता है। आइए यह देखें कि कैसे होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि स्त्री में गुणसूत्र का स्वरूप XX है तथा पुरुष में XY होता है। इसीलिए स्त्री द्वारा उत्पादित सभी अगुणित युग्मकों अंडाणु में X लिंग गुणसूत्र होते हैं, जबकि पुरुष युग्मक शुक्राणु में लिंग गुणसूत्र या तो X या Y गुणसूत्र होते हैं। इसीलिए 50% शुक्राणु में X लिंग गुणसूत्र होते हैं और दूसरे 50% शुक्राणु में Y लिंग गुणसूत्र होते हैं। इसीलिए पुरुष एवं स्त्री युग्मकों के संलयन के पश्चात युग्मनज में या तो XX या XY लिंग गुणसूत्र की संभावना होगी। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि X या Y लिंग गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में से कौन अंडाणु का निषेचन करता है। जिस युग्मनज में XX गुणसूत्र होंगे वह एक मादा शिशु यानी लड़की के रूप में, जबकि XY गुणसूत्र वाला युग्मनज नर शिशु लड़का के रूप में विकसित होगा। आप गुणसूत्र प्रतिमानों के बारे में और अधिक विस्तार से जानकारी अध्याय 5 में सीखेंगे। इसी कारण कहा जाता है कि वैज्ञानिक रूप से यह कहना सत्य है कि एक शिशु के लिंग का निर्धारण उसके पिता द्वारा होता है, न कि माता के द्वारा। समसूत्रीय विभाजन विदलन क्लीवेज की शुरुआत तब हो जाती है जबकि युग्मनज अंडवाहिनी के संकीर्ण पथ स्थमस से गर्भाशय की ओर बढ़ता है। ABCDE तुतक मोरुला कोर कपुटी रोपण F और G कोरक पुटी अंडाणु का अभिगमन निषेचन एवं डिम्बवाहिनी नली से होकर वर्धशीलन भ्रूण का गुजरना चित्र 3.11 में ये दिखाई गई है। चित्र 3.11 और अब तक 2, 4, 8, 16 संततित कोशिकाओं जिसे कोरक खंड ब्लास्टोमियस कहते हैं की रचना करता है। 8 से 16 कोरक खंडों वाले भ्रूण को तुतुक मोरुला कहते हैं। चित्र 3.11 को तुतुक लगातार विभाजित होता रहता है और जैसे जैसे यह गर्भाशय की ओर बढ़ता है यह
कर पुट ब्लास्टोसिस्ट के रूप में परिवर्तित हो जाता है। चित्र 3.11 या फिर एक कोरक पुट में कोर खंडक बाहरी परत में व्यवस्थित होते हैं जिसे पोषकोरक ट्रम्फोब्लास्ट कहते हैं। कोशिकाओं के भीतर समूह जो पोषकोरक से जुड़े होते हैं जिन्हें अंतर कोशिका समूह इनर सेल मॉस कहते हैं। अब पोषकोरक स्तर गर्भाशय अंत स्तर से संलग्न हो जाता है और अंतर कोशिकाओं समूह भ्रूण के रूप में अलग अलग या विभेदित हो जाता है। संलग्न होने के बाद गर्भाशयी कोशिकाएं तेजी से विभक्त होती हैं और कोरक पुटी को आवृत कर लेती हैं। इसके परिणाम स्वरूप कोरक पुटी गर्भाशय अंत स्तर में अंत स्थापित इम्बेडेड हो जाती है। चित्र 3.11 GH इसे ही अंतरोपण इम्प्लांटेशन कहते हैं और बाद में यह सर्ग भरता का रूप धारण कर लेती है। सर्ग भत्ता तथा भ्रूणीय परिवर्धन भ्रूण के अंतरोपण के पश्चात पोषकोरक और उंगली जैसे संरचनाएं उभरती हैं जिन्हें जरायु अंकुरक कॉरियोनिक विलाई कहते हैं। ये जरायु अंकुरक गर्भाशयी ऊतक अपरा रसांकुर गर्भाशय गुहा पीतक कोष भ्रूण वाहिनियों सहित नाभि रज्जु ग्रीवा में श्लेष्मा प्लग गर्भाशय में अपरा दर्शाता हुआ मानव भ्रूण और मात्र रक्त से आच्छादित होते हैं। जरायु अंकुरक और गर्भाशय ऊतक एक दूसरे के साथ अंतरागुली युक्त इंटरडिजिटेटेड हो जाते हैं तथा संयुक्त रूप से परिवर्धनशील भ्रूण गर्भ और मातृ शरीर के साथ एक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को गठित करते हैं जिन्हें अपरा प्लेसेंटा कहा जाता है। चित्र 3.12 अपरा भ्रूण को ऑक्सीजन तथा पोषण की आपूर्ति एवं कार्बन डाइऑक्साइड तथा भ्रूण द्वारा उत्पन्न उत्सर्जित एक्सीक्रीटरी अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करता है। यह अपरा एक नाभि रज्जु अम्बलिकल कार्ड द्वारा भ्रूण से जुड़ा होता है जो भ्रूण तक सभी आवश्यक पदार्थों को अंदर लाने तथा बाहर ले जाने के कार्य में मदद करता है। अपरा अंतःस्रावी ऊतकों का भी कार्य करता है और अनेक हार्मोन जैसे कि मानव जरायु गैनोड्रोफिन ह्यूमन कोरियोनिक गैनड्रोट्रोपिन HCG मानव अपरा लैक्टोजन ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन HPL एस्ट्रोजन प्रोजेस्टोजन आदि उत्पादित करता है। गर्भसगभरता के उत्तरार्ध की अवधि में अंडाशय द्वारा रिलैक्सिन नामक एक हार्मोन भी स्रावित किया जाता है। हमें यह याद रखना चाहिए कि HCG HPL और रिलैक्सिन स्त्री में केवल सगर्भता की स्थिति में ही उत्पादित होते हैं। इसके अलावा दूसरे हार्मोनों जैसे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कॉर्टिसोल प्रोलैक्टिन थायरॉक्सिन आदि की भी मात्रा सर्गभत्ता के दौरान माता के रक्त में कई गुना बढ़ जाती है। इन हार्मोनों के उत्पादन में बढ़ोतरी होना भी भ्रूण वृद्धि माता की उपापचयी क्रियाओं में परिवर्तन तथा सर्गभत्ता को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। अंतरोपण के तुरंत बाद अंतरकोशिकाएं समूह भ्रूण बाह्य त्वचा एक्टोडर्म्स नामक एक बाहरी स्तर और अंतर त्वचा एंडोडर्म नामक एक भीतरी स्तर में विभेदित हो जाता है। इसे बाह्य त्वचा और अंतः त्वचा के बीच जल्द ही मध्य जन स्तर मेजोडर्म प्रकट होता है। ये तीनों ही स्तर वयस्कों में सभी ऊतकों अंगों का निर्माण करते हैं। यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि इस अंतर कोशिका समूह में कुछ निश्चित तरह की कोशिकाएं जिन्हें स्टेम कोशिकाएं स्टेम सेल्स कहते हैं समाहित रहती हैं जिनमें यह क्षमता होती है कि वे सभी अंगों एवं ऊतकों को उत्पन्न कर सकती हैं। सर्गभत्ता के विभिन्न महीनों में भ्रूण परिवर्धन के प्रमुख लक्षण क्या होते हैं? मानव से सर्गभत्ता की अवधि 9 महीने की होती है। क्या आप जानते हैं कि कुत्ते हाथियों बिल्लियों में यह अवधि कितने महीने की होती है? पता करें। मानव में 1 महीने
की 1 महीने की सर्गभत्ता के बीच भ्रूण का हृदय निर्मित होता है। एक बढ़ते हुए भ्रूण का पहला संकेत स्टेथोस्कोप से इसके हृदय के धड़कनों को ध्यानपूर्वक सुना जा सकता है। सर्गभर्ता के दूसरे माह के अंत तक भ्रूण के पाद और उंगलियों विकसित होती है। 12वें सप्ताह पहली तिमाही के अंत तक लगभग सभी प्रमुख अंग तंत्रों की रचना हो जाती है। उदाहरण के लिए पाद एवं बाह्य जनन अंग अच्छी तरह विकसित हो जाते हैं। गर्भावस्था के 5वें माह के दौरान गर्भ की पहली गतिशीलता और सिर पर बालों का उग आना सामान्य देखा जा सकता है। लगभग 24वें सप्ताह के अंत तक दूसरी तिमाही के अंत में पूरे शरीर पर कोमल बाल निकल आते हैं। आंखों की पलकें अलग अलग हो जाती हैं और बरौनियां बन जाती हैं। गर्भावस्था के 9वें माह के अंत तक गर्भ पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है और प्रसव के लिए तैयार हो जाता है। प्रसव और दुग्ध श्रवण मानव में सर्गभर्ता की औसत अवधि लगभग 9.5 माह होती है, जिसे गर्भावधि जेस्टेशन पीरियड्स कहते हैं। सर्गभर्ता के अंत में गर्भाशय के जोरदार संकुचनों के कारण गर्भ बाहर निकल आता है। गर्भ के बाहर निकलने की इस क्रिया को शिशु जन्म या प्रसव पार्ट्यूरेशन कहा जाता है। प्रसव एक जटिल तंत्रीय अंतःस्रावी न्यूरोइंडोक्राइन क्रियाविधि द्वारा प्रेरित होता है। प्रसव के लिए संकेत पूर्ण विकसित गर्भ एवं अपरा से उत्पन्न होते हैं, जो हल्के माइल्ड गर्भाशय संकुचनों को प्रेरित करते हैं, जिन्हें गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्ष फीटल इंजेक्शन रेफ्लेक्स कहते हैं। यह मातृ पीयूष ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन के निकलने से क्रिया को सक्रिय बनाती है। ऑक्सीटोसिन गर्भाशय पेशी पर कार्य करता है और इसके कारण जोर जोर से गर्भाशय संकुचन होने लगता है। गर्भाशय संकुचन ऑक्सीटोसिन के अधिक स्रावण को उद्दीपित करता है। गर्भाशय संकुचनों तथा ऑक्सीटोसिन स्राव के बीच लगातार उद्दीपक प्रतिवर्त के कारण यह संकुचन तीव्रतर होता जाता है, जिससे शिशु मां के गर्भाशय के जनन नाल द्वारा बाहर आ जाता है, यानी प्रसव संपन्न हो जाता है। शिशु के जन्म के तुरंत बाद ही अपरा भी गर्भाशय से बाहर निकल जाता है। आप क्या सोचते हैं कि डॉक्टर प्रसव को प्रेरित करने के लिए इंजेक्शन देता है? स्त्री के स्तन ग्रंथियों से सर्गभत्ता के दौरान कई प्रकार के बदलाव आते हैं और सर्गभत्ता के अंत तक इनसे दूध उत्पन्न होने लगता है। इस प्रक्रिया को दुग्ध श्रवण लैक्टेशन कहते हैं। यह मां को अपनी नवजात शिशु को आहार पूर्ति कराने में मदद देता है। दुग्ध श्रवण के आरंभिक कुछ दिनों तक जो दूध निकलता है उसे प्रथम स्तनय या खीस कोलेस्ट्रॉम कहते हैं, जिसमें कई प्रकार के प्रतिरक्षी एंटीबॉडी तत्व समाहित होते हैं, जो नवजात शिशु में प्रतिरोध क्षमता उत्पन्न करने के लिए परम आवश्यक होते हैं। एक स्वस्थ शिशु की वृद्धि एवं विकास के लिए प्रसव के बाद आरंभ के कुछ माह तक शिशु को स्तनपान कराने की सलाह डॉक्टर देते हैं। सारांश: मानव लैंगिक रूप में जनन करने वाली एवं सजीव प्रजक या जरायुज विविपेरस है। इसके पुरुष जनन तंत्र में एक जोड़ा विषण नर लिंग, सहायक नालिकाएं, सहायक ग्रंथियां और बाह्य जननेंद्रियां शामिल होते हैं। प्रत्येक विषण में लगभग 250 कक्ष होते हैं और इन्हें विषण पालिका कहते हैं। प्रत्येक विषण पालिका में 1 से लेकर 3 तक उच्च कुंडलित शुक्रजनक नालिकाएं होती हैं। प्रत्येक शुक्रजनक नालिकाओं की भीतरी सतह शुक्राणुजन और सर्टोली कोशिकाओं से स्तरित होती है। शुक्राणुजन में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप शुक्राणु का निर्माण होता है, जबकि सर्टोली कोशिकाएं विभाजित होने वाली जर्म कोशिकाओं को पोषण
प्रदान करती है। शुक्र जनन नालिकाओं के बाहर लीडिंग कोशिकाएं विषण हार्मोन एड्रोजन का संश्लेषण और श्रवण करती हैं। पुरुषों के बाहरी जननेंद्रियों को शीशन कहा जाता है। स्त्री जनन तंत्र के अंतर्गत एक जोड़ी अंडाशय, एक जोड़ी अंडवाहिनी, एक गर्भाशय, एक योनि बाह्य जननेंद्रिय और एक जोड़ी स्तन ग्रंथियां होती हैं। अंडाशय से मादा युग्मक अंडाणु तथा कुछ स्टेरॉइड हार्मोन अंडाशयी हार्मोन पैदा होते हैं। अंडाशयी पुटक अपने परिवर्धन के विभिन्न चरणों में पीटिका स्ट्रोमा में अंतः स्थापित होते हैं। अंडवाहिनी गर्भाशय और योनि स्त्री की सहायक जनन नालिकाएं। गर्भाशय की दीवार में 3 स्तर होते हैं जिन्हें परिगर्भाशय स्तर, गर्भाशय पेशी स्तर और गर्भाशय अंतः स्तर कहते हैं। स्त्री के बाह्य जननेंद्रियों के अंतर्गत जघन, शैल, बृहद भगोष्ठ, लघु भगोष्ठ, योनि छंद और भग सेप शामिल हैं। स्त्री की स्तन ग्रंथियां उसकी एक गौण लैंगिक अभिलक्षण हैं। शुक्राणु जनन के कारण शुक्राणुओं का निर्माण होता है जो पुरुष लिंग की सहायक नालिकाओं द्वारा वहित किए जाते हैं। एक सामान्य मानव शुक्राणु में एक शीर्ष ग्रीवा, मध्यखंड और एक पुंछ होती है। एक परिपक्व स्त्री युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया अंडा जनन कहलाती है। मादा प्राइमेटों के जनन चक्र को आर्तव चक्र कहते हैं। आर्तव चक्र की शुरुआत स्त्री के लैंगिक रूप से परिपक्व होने यौनारंभ पर ही होती है। प्रति आवर्त चक्र में अंडोत्सर्ग के दौरान केवल एक अंडाणु मोचित होता है, पर आवर्त चक्र के दौरान अंडाशय तथा गर्भाशय में चक्रीय परिवर्तन, पीयूष ग्रंथियां तथा अंडाशयी हार्मोन के स्तर में बदलाव से प्रेरित होती हैं। मैथुन के अंत में शुक्राणु योनि से स्वयं संकीर्ण पथ तथा तुम्बिका की संधि स्थल की ओर वाहित होते हैं। यह शुक्राणु अंडाणु का निषेचन करता है और उसके पश्चात द्विगुणित युग्मनज की रचना होती है। शुक्राणु में मौजूद X या Y गुणसूत्र के कारण भ्रूण का लिंग निर्धारण होता है। युग्मनज में लगातार समसूत्री विभाजन होता है जिससे कि कोरक पुट्टी का निर्माण होता है। यह कोरक पुट्टी गर्भाशय की भित्ति में अंतरोपित हो जाती है जिसके फलस्वरूप गर्भधारण होता है। 9 महीने तक गर्भधारण के पश्चात गर्भ पूर्ण रूप से विकसित और प्रसव के लिए तैयार हो जाता है। शिशु जन्म की प्रक्रिया को प्रसव कहा जाता है जो एक जटिल अंतःस्रावी क्रियाविधि द्वारा प्रेरित होता है जिसमें कॉर्टिसोल, एस्ट्रोजन और ऑक्सीटोसिन शामिल है। गर्भधारणा के दौरान स्तन ग्रंथियों में कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं और शिशु जन्म के बाद इससे दुर्गस्रावण होता है। जन्म के बाद प्रारंभ के कुछ महीनों तक माता द्वारा नवजात शिशु को दुग्धपान, स्तनपान कराया जाता है।